हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सहसंबंध से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझने का प्रयास किया था। सहसंबंध क्या है? दो या अधिक चरों के मध्य संबंध को है विद्यमान या संबंध वो जो विद्यमान नहीं है, इस बात को ज्ञात किया जाता है सहसंबंध गुणांक की गणना करके। और फिर गुणांक का जो परिणाम आता है उसके चिन्हों को ध्यान में रखते हुए और जो वैल्यू आई है उसको ध्यान में रखते हुए इंटरप्रीट किया जाता है, निर्वचित किया जाता है कि x और y के मध्य किस प्रकार का और किस मात्रा का सहसंबंध विद्यमान है। यानी कि x और y एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने से दूसरे चर y में जो आश्रित चर कहलाएगा उसमें किस प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित है, उन दोनों में किस प्रकार की मात्रा का सहसंबंध विद्यमान है, किस दिशा का सहसंबंध विद्यमान है कि एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है या घटता है, किस पॉजिटिव या नेगेटिव, किस प्रकार का संबंध है। ये इस बात को इंटरप्रेट किया जाता है। जो सहसंबंध के जो निर्वचन के विभिन्न नियम हमने समझे थे उसके आधार पर, साथ में ये भी ध्यान में रखते हुए कि उनके जो चिन्ह आया है वो चिन्ह किस प्रकार की प्रकृति उन दोनों के मध्य बताता है। आज के वीडियो में मुख्यतः जो सहसंबंध की विभिन्न रीतियां हैं, बिंदु रेखीय रीति भी है जिसमें ग्राफ पर x और y के जो वैल्यूज हैं उनको प्लॉट करके एक रेखा इस प्रकार से x की और y की ज्ञात कर ली जाती है। x और y के वैल्यू को प्लॉट करके एक ही रेखा भी हो सकती है या अगर समान प्रकार के मूल्य है तो। और जो मुख्यतः रीतियां हैं जो हमें काम में लेनी है गणना करने के लिए वो है गणितीय रीतियां, मैथमेटिकल मेथड्स और विधियां ये गणितीय, जिसमें कार्ल पियर्सन, इसको हम गुणांक रीति भी कहते हैं, कोएफिशिएंट मेथड, स्पीयरमैन मेथड, इसको हम क्रमांतर या रैंक डिफरेंस मेथड कहते हैं, संगामी विचलन रीति और कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, और न्यूनतम वर्ग रीति यानी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड। इन रीतियों के प्रयोग के द्वारा हम ज्ञात करते हैं सहसंबंध गुणांक। यहां पर एक बात मैं और बोलता हूं कि जब हम x और y दो चरों की बात कर रहे हैं बार बार, ये इसका मतलब ये जो x एक इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है, समंकमाला है, और y भी एक व्यक्तिगत समंकमाला है। प्रायः रीतियों का प्रयोग x और y दोनों जब इंडिविजुअल या व्यक्तिगत समंकमाला के रूप में अपने को दे रखी हैं तब इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर ये वर्गीकृत श्रेणी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास में, दोनों चरों के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अवेलेबल है तो एक द्विचर सारणी बनाकर हम कार्ल पियर्सन ने उसमें भी सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने की रीति अपने को बताई है। तो सामान्य स्थिति में जब हम सहसंबंध की बात करते हैं तो x और y दो इंडिविजुअल श्रेणी के रूप में समंक हमारे पास में होते हैं, जिसमें x स्वतंत्र चर का प्रभाव y आश्रित चर के ऊपर हम देखते हैं। रीतियों में आज हम जो मुख्यतः बात कर रहे हैं कि इन रीतियों में कैसे किन सूत्रों के प्रयोग के द्वारा हम x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं, वो सूत्र हम समझने की कोशिश करेंगे। उन सूत्रों में जो विभिन्न स्थिरांक काम में लिए गए हैं उन स्थिरांकों को हम दी गई श्रेणी से कैसे प्राप्त करते हैं, इस बात को मेनली समझने का हम आज प्रयास करेंगे। तो मैं इस क्रम में सबसे पहले ले रहा हूं कार्ल पियर्सन की गुणांक रीति। कार्ल पियर्सन की जो गुणांक रीति है व्यक्ति का नाम है, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, स्टैटिस्टिशियन रहे हैं कार्ल पियर्सन। उन्होंने जितने भी आप अधिकतर जो स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स हैं उनमें जितने भी सूत्र आप डेविएशन बेस्ड देखते हैं तो वो सभी मेनली कार्ल पियर्सन के द्वारा ही दिए गए हैं। तो ये डेविएशन बेस्ड फॉर्मूले जितने भी हैं x और y में, आइजोम मीन वगैरह से, तो कार्ल पियर्सन के द्वारा ये दिए गए। आज हम इसको देख रहे हैं कार्ल पियर्सन की जो गुणांक रीति है, कोएफिशिएंट मेथड।
उसमें विभिन्न सूत्र जो उन्होंने दिए हैं, तो मौलिक मूल्य या मूल मूल्यों के आधार पर उन्होंने जो सूत्र दिए उनमें से दो सूत्र हमें मुख्यतः याद रख लेने चाहिए। पहला सूत्र, जब प्रायः प्रश्न में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हों वैल्यू, आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ के आए हैं पहले, पिछले वीडियो में हमने उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो जाना है। तो एक्स श्रेणी का और वाई श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन या एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी का प्रसरण विचरण हमें दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में मूल मूल्यों का प्रयोग का जो सूत्र है वो हम काम में लेते हैं, समेशन dx dy। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी समझाया है कि जब भी समेशन का साइन देखें आप, तो उसके बाद में जो भी स्थिरांक लिखे गए हैं वो एक श्रेणी के रूप में हमारे पास में उपलब्ध होंगे। नहीं है तो हमें ये श्रेणी बनानी है और फिर उसका योग ऐसे करना है। तो दिस इज समेशन dx dy, एक्स श्रेणी का डेविएशन और वाई श्रेणी का डेविएशन, दोनों का गुणनफल और गुणनफल करने के बाद में उसका योगफल। तो find the deviation of x series and deviation of y series, multiply both the series and find the new series titled dx dy, find sum of that series that will be placed here, divided by n, standard deviation of x and standard deviation of y। पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम x श्रेणी का डेविएशन लेंगे, इस सूत्र का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो x माइनस एक्स बार से लेंगे, और y श्रेणी का जब डेविएशन लेंगे वो y माइनस वाई बार से लेंगे। तो ये x श्रेणी का और y श्रेणी का डेविएशन, सिंबल जो सूत्र में है वो है dx एंड dy। x is symbolic, y is symbolic, स्टैंडर्ड डेविएशन x का, स्टैंडर्ड डेविएशन y का। ऐसे ही एक सूत्र उन्होंने और दिया है, समेशन dx dy अपॉन अंडर रूट समेशन d स्क्वायर x डॉट, मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये, समेशन डी स्क्वायर वाई। इस सूत्र से भी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट कर सकते हैं कार्ल पियर्सन के आधार पर। तो ये कार्ल पियर्सन की विधियां हैं। ये मूल मूल्यों की विधि थी, दोनों में से किसी का भी प्रयोग। अगर हमें श्रेणियां दे रखी हैं एक्स और वाई की तो प्राय इसका, और अगर हमें ये, अगर प्रश्न में सीधा ही ये लिखा हुआ है कि x तथा y श्रेणी के विचलन के गुणनफलों का योग, ऐसे करके कोई वैल्यू दे रखी है, तो वो हम प्राय तब इसका सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। और y और x श्रेणी दे रखी है तो डेविएशन सीरीज ज्ञात करके इस प्रकार से उनका गुणनफल निकाल के उसका योग यहाँ पर प्रतिस्थापित हम करते हैं। यहाँ पर डेविएशन का वर्गमूल, डेविएशन का स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट ज्ञात करें, y का भी डेविएशन का स्क्वायर रूट ज्ञात करें, उन दोनों के योगफल को यहाँ पे लिखिए और फिर उसके बाद में उनका जो गुणनफल आता है उसका अंडर रूट अपने को करना है। ऐसे ही लघु रीति भी दी है उन्होंने, कार्ल पियर्सन ने। लघु रीति में जो सूत्र है वो इस प्रकार से, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx डॉट अगेन समेशन dy, x श्रेणी के विचलन का योग और y श्रेणी के विचलन का योग यहां पर लेके आइए, फिर इनको गुणा कीजिए यहां पर सूत्र में लाके। नीचे अंडर रूट का साइन है, फर्स्ट ब्रैकेट फॉर x series and second bracket for y series, and summation d square x minus summation dx whole square। जो x श्रेणी के
जो विचलन आपने लिए हैं उनका स्क्वायर और फिर उसके बाद में वो जो सीरीज बनी है उसका योग यहां पर लेना है। यहां पर ये अलग है इससे, यहां पर आपने जो डेविएशन की सीरीज बनाई है उसका योग सीधा यहां पे लाके रखिए और फिर होल स्क्वायर यहां पर करना है। वहां सीरीज में हर वैल्यू का स्क्वायर करके फिर योग करना है, यहां पर डेविएशन के योग को यहां पे लेके आएंगे और उसके बाद में होल स्क्वायर इस फार्मूले में लाके करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसमें दो जगह पर आपको x दिख रहा है। ठीक ऐसे कैसे ही अब ये y श्रेणी के लिखना है, यहाँ पर आपको y लिखना पड़ेगा, l समीशन डी स्क्वायर वाई माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। ये dx की वैल्यू यहां पर है जिसका स्क्वायर है और dy की वैल्यू यहां पर है जिसका की स्क्वायर है। ये लघु रीति कहलाती है। लेकिन इस लघु रीति में और इस मूल मूल्य रीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसको आप हमेशा याद रखें कि जब ये रीति काम में लेते हैं, ये फार्मूला काम में लेते हैं, तो आप डेविएशन मौलिक माध्य से, ओरिजिनल मीन से निकालते हैं, x में x के माध्य से और y श्रेणी में y के माध्य से। परंतु जब हम ये सूत्र काम में लेते हैं तो जो डेविएशन ऑफ x यहाँ पे dx का काम में लिया गया है, जब भी उसका मतलब x माइनस ए एज्यूम मीन से लेते हैं, कल्पित माध्य से लेते हैं। अगर प्रश्न में दिया गया हो तो उस वैल्यू से, और नहीं तो हम अपनी तरफ से x में से किसी वैल्यू को, इवन बाहर से भी किसी को एज्यूम मीन मानकर, ए मानकर डेविएशन उस पूरी सीरीज का लेते हैं और dy y माइनस ए y श्रेणी में एज्यूम मीन मानकर फिर y श्रेणी का जो विचलन लेते हैं, वो जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू इस सूत्र में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपने डेविएशन तो एज्यूम मीन से ले लिए और सूत्र का प्रयोग अगर आपने ये ऊपर वाला कर लिया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सूत्र तभी काम में लिया जा सकता है कि जब डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन वैल्यूज। तो ये आप ध्यान रखें, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। ये अलग बात है कि इस सूत्र में अगर आपने इस प्रकार की डेविएशंस से जो वैल्यूज प्राप्त होती है वो स्थापित इसमें कर दिए तो भी आंसर सही आएगा इस सूत्र से। तो लेकिन इसका जो बेसिक रूल है वो यही है कि एज्यूम मीन से आप डेविएशन लें और इस सूत्र में रखें। तो ये तो कतई भी नहीं हो सकता कि डेविएशन इस प्रकार से एज्यूम मीन से ले और इस सूत्र का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये तो मूल मूल्यों के आधार पर वाला सूत्र फार्मूला है, इसमें नहीं उपयोग में आएगा। तो मुख्यतः तो यही फार्मूला है। इसके अलावा दो स्थितियां और हैं कि मैं देखिए इसी में परिवर्तित करूंगा, आप इसी को ध्यान से रखिए कि ये तो हमें फार्मूला काम में लेना ही है, और मैं आपको इसी में परिवर्तन करके दो चीजें बताऊंगा कि अगर वर्गीकृत श्रेणी है, अपने को फ्रीक्वेंसीज प्रश्न में दे रखी है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। तब हम इस सूत्र का प्रयोग, बस एक ही अंतर है, अगर फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है अपने पास में द्विचर सारणी बनाएंगे और जो हर समेशन, जितनी भी बार आप समेशन का चिन्ह यहां पर देख रहे हैं उसके ठीक बाद में आपको f लगा देंगे तो ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा फॉर क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हर समेशन के बाद में क्या किया मैंने, f को लगा दिया। तो दिस इज द फार्मूला टू डिटरमाइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन क्लासिफाइड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन when we are given bivariate table or we have to prepare bivariate table. In that condition to compute correlation coefficient, this is the formula. तो ये हो गया लघु रीति में ही परिवर्तन वर्गीकृत श्रेणी के लिए। ऐसे ही एक फार्मूला और बनता है, वो है गुणा परिघात रीति। इसमें जब गुणा परिघात रीति काम में लेते हैं तो क्या होता है, केवल मूल मूल्य है। यहां पर जो आपने अभी मैंने f लगाया है, मैं उसको हटा देता हूं सभी जगह से। तो ये फार्मूला वापस दो इंडिविजुअल सीरीज में कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए रह गया। f हटा रहा हूं मैं, देखिए जानबूझ के यहां पे मैं कर रहा हूं, वापस लिखा जा सकता है यूं तो, ताकि हमें ये याद हो जाए कि सूत्र कैसे बने हुए हैं। तो ये मैंने केवल f हटा दिया तो वापस वही सूत्र आ गया लघु रीति वाला। अब आप क्या कीजिए कि अगर आपसे गुणा परिघात रीति अप्लाई करने को कहा गया है तो केवल इसमें से d को छोड़ दीजिए। जैसे मैं इसको मैं रिराइट कर दूंगा, परंतु फिलहाल एक बार मैं d को हटा देता हूं तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, x y समेशन x y।
बस आपको ये करना है कि जो x और y के जो वैल्यू है, d हटाया मैंने, तो x और y के जो वैल्यूज हैं पहले उनको गुणा कीजिए, एक सीरीज बनाइए और उसके बाद में उसका योग यहाँ पे प्रतिस्थापित कीजिए। तो ऐसे हर जगह पर जहां पर भी x d दिख रहा है आपको, वो d में हटा रहा हूं, और जो स्क्वायर आपका है, स्क्वायर नहीं हटेगा, है ना, स्क्वायर नहीं हटेगा, तो ये x का स्क्वायर कहला जाएगा। जैसे यहां पर ये देखेंगे तो ये x का स्क्वायर हो गया, है ना। यहां पर भी अगर आप d हटाएंगे केवल तो भी स्क्वायर नहीं हटेगा, तो ये समेशन y स्क्वायर कहलाएगा। ऐसे यहां पर भी अगर आप d हटा देंगे तो समेशन y का होल स्क्वायर कहलाएगा। तो d अगर लघु रीति में से हटा देते हैं तो गुणा परिघात रीति बन जाती है। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिए कि लघु रीति अगर हमें याद है तो हम बेसिकली कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई हमेशा कर पाएंगे। तो ये था कार्ल पियर्सन ने किस प्रकार से फॉर्मूले दिए हैं और कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना की जानी चाहिए, ये हमने देखा है। फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं कि जब हमें x श्रेणी और y श्रेणी दे रखी है तो हमें करना क्या है, एक डेविएशन की सीरीज कंप्यूट करनी है dx की, फिर उसके d स्क्वायर x की, ऐसे ही dy की और d स्क्वायर y की, है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इधर आनी चाहिए पर मैं यहां लिख रहा हूं स्पेस के कारण, वो ये कि ये जो डेविएशंस आ गए हैं इनके गुणनफल की श्रेणी dx dy, क्योंकि आप देख रहे हैं सूत्र में सबसे पहले यही वैल्यू है यहां पर ये। अब डेविएशन आपने ओरिजिनल मीन से यहां पर लिए हैं तो इन सूत्रों का प्रयोग हो जाएगा। यहां पर जब आपने डेविएशन एज्यूम मीन से लिए हैं तो फिर लघु रीति का प्रयोग हो जाएगा। परंतु जब आप dx dy की कैलकुलेशन करें तो इसके चिन्हों को बहुत ध्यान से और सावधानी से करें, क्योंकि आपको x श्रेणी के विचलन और y श्रेणी के जब विचलन आप ले रहे होंगे तो उनमें भी प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह होंगे। तो इनका गुणनफल जब आप करेंगे तो यहाँ चिन्हों का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, अक्सर यहाँ पर चिन्हों में गलतियां हो जाया करती है। तो चिन्ह गलत होंगे तो ये वैल्यू भी गलत तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा। तो चिन्हों को ध्यान में रखें जब भी गुणा करना हो x और y श्रेणी के विचलनों का। इस प्रकार की श्रेणी जब भी बनानी हो तो चिन्हों को ध्यान से गुणा करके यहाँ पे प्रतिस्थापित करें। तो ये था कुल मिला के कार्ल पियर्सन रीति से कैसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट कर सकते हैं, गुणांक रीति से कैसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। ऐसे ही जो दूसरा मेथड है वो है स्पीयरमैन कोटि अंतर भी बोलते हैं इसको और क्रमांतर भी बोलते हैं। रैंक डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब ये हुआ कि जो x और y श्रेणी के जो मूल्य हैं उनको रैंक दे दी जाती है। x श्रेणी के वैल्यू को ये रैंक बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है या घटते हुए क्रम में हो सकती है, परंतु ये निश्चित है कि अगर x में आपने बढ़ते हुए क्रम से रैंक को दिया है तो y में भी बढ़ते हुए क्रम से ही देना है, और अगर x में घटते हुए क्रम से रैंक दिया है तो y में भी घटते हुए क्रम से ही रैंक देना है। तो इस प्रकार से ये जो रैंक आ गई, इन रैंक का अंतर किया जाता है, रैंक का डिफरेंस हम कंप्यूट करते हैं ताकि कि फार्मूले में सही वैल्यू को प्रतिस्थापित किया जा सके। रैंक का अंतर कैसे करेंगे कि अगर इसको हम R1 और इसको हम R2 कर लें तो D बराबर R1 माइनस R2 कंप्यूट हो जाएगा, और फिर हमें D का स्क्वायर कंप्यूट करना है। देखिए कैपिटल D का प्रयोग किया गया है। कैपिटल D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, whereas small d represents deviation. This is the basic difference between two types of D, small and capital. तो ये यहां पर हम कंप्यूट कर लेंगे। इसके बाद में फिर हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका योग हमारे पास में आ जाएगा, n कितने आइटम है यहां पर आ जाएंगे और इसका योग यहाँ पे समेशन d स्क्वायर आ जाएगा। हम स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका सिंबल है r, अभी भी कोएफिशिएंट के लिए r ही काम में लेते हैं,
लेकिन यहाँ पे चूंकि मेथड का नाम रैंक कोरिलेशन है तो ये R इसके साथ में यहाँ पर लगा देते हैं। ये बता देता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय यूजिंग स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। फार्मूले की बात करें तो 1, ये 1 अलग है, इसके बाद में इसमें से माइनस करना है पूरा उस फार्मूले का वैल्यू जो यहाँ पर प्रतिस्थापित हम लिख रहे हैं यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। समेशन डी स्क्वायर यहां से लेके आइए, फिर फार्मूले में यहाँ पर 6 से मल्टीप्लीकेशन है, उसको 6 से गुणा कीजिए, नीचे n का वैल्यू यहां से लेके आइए, फिर n का वैल्यू लेके आइए, उसका स्क्वायर दीजिए, उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये बेसिक फार्मूला है जो कि काम में लिया जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ज्ञात करने के लिए रैंक डिफरेंस मेथड में। परंतु मैं वापस से ये जो जितना भी वैल्यू आया इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाना है 1 में से, और उसके बाद में जो वैल्यू आएगा वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये प्रयोग तब आता है जबकि समान नहीं हो, अंतर समान मूल्य समान नहीं हो तब ये वैल्यू काम में आता है। यानी कि x में यहां पर 2 समान वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लाइक अभी असमान है लेकिन वापस अगर ये समान हो गई 40 और 40 मिल गया तो इनका रैंक समान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र काम में नहीं आता है। तो इस स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे x में समान है, चाहे x में समान हो, चाहे y में समान हो, चाहे दोनों में समान हो। इस सूत्र का प्रयोग केवल तब होता है जबकि समान वैल्यूज नहीं हो, अलग अलग वैल्यूज हो। x में आपस में और y में आपस में समान मूल्य नहीं चाहिए। ऐसे हो सकते हैं कि इधर 38 है, इधर 38 है, इट में भी पॉसिबल, लेकिन इसमें वापस समान वैल्यू नहीं चाहिए। और अगर समान है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर एक सूत्र और है, उसका प्रयोग करेंगे, वो है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। देखिए ध्यान से, ये तो अब तक जो मैंने यहां पर लिखा है ये वही है जो कि x और y किसी भी श्रेणी में समान मूल्य नहीं होने पर जो सूत्र था वही है। पर अगर समान है कि यहां पर मान लो 40 है, समान चाहे x में समान हो, चाहे y में समान हो, चाहे दोनों में समान हो, एक मूल्य समान हो या एक से ज्यादा मूल्य समान हो। अगर एक मूल्य समान है तो इस फार्मूले में कैसे संशोधन करेंगे? देखिए ब्रैकेट जो है वो 6 और समेशन डी स्क्वायर के बीच में लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पहली बात। फिर 1/12 एम क्यू माइनस एन। अगर देखिए एक ही वैल्यू समान है, यहां पर देखिए ध्यान से, एक ही वैल्यू समान है, 40 समान है, एक वैल्यू समान है 40, तो यहां पर एक बार ये पोर्शन आ जाएगा। अगर अपन यही y श्रेणी में देखें कि 3, 5, 9, 5 अगर ऐसे लिखे हुए तो y में भी समान है, x में समान थे, y में भी समान है, तो y में समान होने के कारण एक बार और आ जाएगा। अब आप आगे श्रेणी को आगे और देखते हैं और एक जगह और कोई अलग वैल्यू समान मिल जाता है तो उसके कारण फिर आ जाएगा 1/12 एम क्यू माइनस एम। पहली बात तो इस प्रकार से ये कई बार आ सकता है, ये वाला पोर्शन जितनी बार श्रेणी में वैल्यू समान है। तो जैसे यहां पर मेरे इस एग्जांपल में ये समान है दोनों, इसलिए ये आ गया, ये समान है इसलिए ये आ गया। मैं एक वैल्यू को और बदल के आगे की चीज समझाता हूं कि यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। अब चूंकि इसके लिए आपने ये पोर्शन लिखा है तो ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, इसलिए यहां पर इन दोनों जगह पर m का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर आपने ये पोर्शन किसके लिए लिया था? ये पोर्शन आपने लिया था y श्रेणी में 5 मूल्य समान है, तो ये कितनी बार आया है? तो ये आया है 3 बार। तो यहां पर इस दोनों जगह पर m का मूल्य 3 प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है ना।
ऐसे x में और y में और है, तो यही पोर्शन और जितने वैल्यूज समान है उतने तरीके से आता जाएगा, और m का वैल्यू वो कितनी बार उसमें आया है उस तरीके वहां पर m का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ऐसे हम स्पीयरमैन की कोटि अंतर या क्रमांतर रीति ज्ञात से कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्ञात करते हैं। इसके बाद में जो एक रीति और थी वो है संगामी विचलन रीति। कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। जब हमें मात्रा पर ध्यान नहीं देना हो कि x और y के बीच में किस मात्रा का सहसंबंध है, और वरन केवल ये ध्यान देना हो कि किस दिशा में सहसंबंध है, क्या वो समान दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं या क्या वो विपरीत दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं, केवल यही ज्ञान करना हो, उनकी प्रकृति को ही पता करना हो, तो ऐसी स्थिति में संगामी विचलन रीति उपयुक्त है और उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सिंबल है वो है R, और चूंकि कॉनकरेंट है इसके लिए हम लगाते हैं C। फार्मूला इसका प्लस माइनस बाहर भी है, और रूट है तो प्लस माइनस माइनस अंदर भी है। वास्तव में नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं होता, इसलिए प्लस और माइनस अंदर की वैल्यूज को अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह और यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह रख लिया जाता है। अगर अंदर का वैल्यू जो हम कंप्यूट कर लेंगे वो अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू साइन हम रख लेंगे। तो ध्यान रखें, ब्रैकेट के अंदर का जो कैलकुलेशन है उसका जो चिन्ह है वही उसके बाद के स्टेप में जब भी आप लिख रहे होंगे तो अंदर की जो चिन्ह है वही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखेंगे। वो नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन लिखा जाएगा, क्योंकि चिन्हों के आधार पर ही कॉनकरेंट मेथड को एक्सप्लेन किया गया है। अंदर 2c माइनस स्मॉल n। देखिए फिर एक अंतर है, पहले वाले फार्मूले में हमने कैपिटल L काम में लिया था, जबकि इस वाले सूत्र में हम स्मॉल m काम में लेते हैं। तो व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज कैपिटल N माइनस 1। जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसमें से एक को कम कर दे। वास्तव में इसका मतलब ये विचलन चिन्हों की संख्या, और विचलन चिन्हों की संख्या वास्तव में जब हम अभी देखेंगे तो वो n से एक वैल्यू कम होती है, इसलिए यहां पर ये स्मॉल m कैपिटल N माइनस 1 होता है। तो ये फार्मूला है हमारा। अब हम कैसे कंप्यूट करेंगे कि जो x श्रेणी है उसमें जो विचलन चिन्ह है, डेविएशन साइन है, उनको हम काम में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ये x श्रेणी दे रखी है तो विचलन चिन्ह कैसे निकालेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं कि पहले वैल्यू के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगाना। इवन मैंने ये जो लगाया है ये भी नहीं लगाना है, आपको इसको खाली रहने देना है, एम्प्टी रहने देना है, डैश भी उपयोग में नहीं लेना है। फिर केवल ये देखें कि पिछले मूल्य की तुलना में ये मूल्य बढ़ा या घटा। तो 5 ज्यादा है 3 से, प्लस का चिन्ह लगाइए। ऐसे ही 5 से 7 ज्यादा है फिर प्लस, 9 ज्यादा है फिर प्लस, लेकिन 9 से 9 ये बराबर है तो यहाँ पे एक बराबर का चिन्ह भी लगता है। ये याद रखिए कि अगर पिछला वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है तो इस वैल्यू के सामने बराबर का डेविएशन साइन लगेगा। फिर देखिए इसकी तुलना में ये वैल्यू कम हो गया है तो माइनस का साइन आप यहाँ पर लगाएंगे। तो डैश इसलिए नहीं लगाना है यहाँ पर कि डैश भी माइनस जैसा ही प्रदर्शित हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आइटम देखिए 3 और 3 6, कैपिटल N का मतलब तो है 6, जबकि स्मॉल n कितना है? 1 2 3 4 और 5। विचलन चिन्हों की संख्या कितनी है? 5। और हमें सूत्र में कौन सा n लिखना है? ये वाला, तो 5 यहां पर आएगा। एक तो इसको ध्यान में रखिए। जैसे ये मैंने विचलन चिन्ह निकाले x के, वैसे ही y के विचलन चिन्ह आपको निकालना है।
मान लो ये है, तो विचलन चिन्ह क्या हो जाएंगे, यहां से ये वैल्यू छोटा है तो माइनस, ये वैल्यू बड़ा है तो प्लस, ये वैल्यू छोटा है तो माइनस, ये वैल्यू बराबर है तो बराबर, और ये वैल्यू कम है तो माइनस। फिर हमें करना है विचलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विचलन चिन्हों का गुणनफल। तो ये जो चिन्ह आए हैं इनका गुणनफल वाला चिन्ह यहाँ पर लिखना है। जैसे प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस और प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस, ऐसे ही ये माइनस और ये प्लस, और ये भी माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस। तो यहां पर एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी चिन्हों में गुणनफल में कैसा परिणाम आता है अगर ये नहीं मालूम हो तो, दो समान चिन्ह को गुणा कर रहे हैं तो प्लस, और दो विपरीत चिन्हों को गुणा करें कोई से भी हो, अगर विपरीत हैं वो अलग अलग है, सेम नहीं दिख रहे हैं, तो फिर माइनस का चिन्ह यहां पर आपको लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी आपके बराबर आता है और यहां पर भी बराबर आता है तो प्लस, और यहां पर बराबर आता है और यहां पर कोई भी और अन्य चिन्ह आता है, प्लस आवे या माइनस आए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो दो विचलन चिन्ह जिनको आप गुणा कर रहे हैं, अगर वो समान दिख रहे हैं आपको, तो विचलन चिन्हों के गुणनफल के कॉलम में प्लस लगाइए, अन्यथा आप माइनस लगाइए। तो इस प्रकार से विचलन चिन्हों के गुणनफलों की सीरीज बना के यहां पर कितने धनात्मक हैं इनमें उसको देखना है। जैसे कि यहां पर 3 धनात्मक हैं तो सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 धनात्मक हैं तो सी का वैल्यू 3 यहां पर रखिए। ये बात मैं पहले बोल चुका हूं कि अगर इसका परिणाम नेगेटिव आता है तो अगली स्टेप में आप दोनों जगह नेगेटिव, और इसका ब्रैकेट के अंदर का परिणाम अगर पॉजिटिव दिख रहा है आपको कैलकुलेशन करने के उपरांत, तो उसके अगली स्टेप में आप इन दोनों जगह पे प्लस का चिन्ह लगाइए। तो इस प्रकार से हम विभिन्न रीतियों से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यद्यपि उसके आगे न्यूनतम वर्ग रीति भी है, जिसमें कि एक बेसिक इक्वेशन बना के दो सब इक्वेशन से हम कैलकुलेशन करते हैं। इसका हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को आगे और समझेंगे जब हम प्रतीप गमन या रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे, या हम जब काल श्रेणी का विश्लेषण करेंगे तो उस रीति को वहां पर प्रयोग में ज्यादा लिया जाता है, तो उस वो रीति वहां पे देखेंगे। मेनली ये 3 रीतियों का प्रयोग हमें यहाँ पे अच्छे से आ जाना चाहिए। थैंक यू।